Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, under Section 94 of the Juvenile Justice Act 2015, who has the authority to make a preliminary age assessment? Police officer, Juvenile Justice Board or Committee, पेरेंट्स और स्कूल अथॉरिटी। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत प्रारंभिक आयु मूल्यांकन करने का अधिकार किसके पास है? पुलिस अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड या समिति, माता पिता या फिर स्कूल प्राधिकरण। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और कमेटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किशोर न्याय बोर्ड समिति। Recently, in the Saroj and others versus IFCO Tokyo General Insurance Company and others case, the Supreme Court observed that the age should be verified using the date of birth from a school leave certificate which has statutory recognition under the Juvenile Justice Act. Under Section 94 of the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015, the Juvenile Justice Board or Committee is authorized to make a preliminary age assessment based on physical appearance. हाल ही में सरोज एवं अन्य बनाम इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्र का सत्यापन स्कूल छुट्टी प्रमाण पत्र से प्राप्त जन्म तिथि के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत किशोर न्याय बोर्ड या समिति को शारीरिक बनावट के आधार पर प्रारंभिक आयु निर्धारण करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्स द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इन द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस? NCLAT क्रेडिटर्स देमसेल्व्स, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और डेटर। दिवालियापन प्रक्रिया में लेनदारों की समिति का गठन कौन करता है? NCLAT लेनदार स्वयं, अंतरिम समाधान पेशेवर या फिर देनदार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और IRP। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतरिम समाधान पेशेवर। Recently, the Supreme Court has overturned the National Company Law Appellate Tribunal's, that is NCLAT decision that had ended insolvency proceedings against EdTech giant Byju's. The interim resolution professional constitutes the committee of creditors comprising financial creditors to help make decisions regarding the resolution plan. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस फैसले को पलट दिया है जिसने एडटेक दिग्गज बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को समाप्त कर दिया था। अंतरिम समाधान पेशेवर वित्तीय लेनदारों से मिलकर लेनदारों की समिति का गठन करते हैं जो समाधान योजना के बारे में निर्णय लेने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ BNSS ग्रांट द हाई कोर्ट स्पेशल पावर्स टू ग्रांट बेल? सेक्शन 482, सेक्शन 439, सेक्शन 483 और सेक्शन 167। BNSS की कौन सी धारा उच्च न्यायालय को जमानत देने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करती है? धारा 482, धारा 439, धारा 483 या फिर धारा 167। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 483। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 483। सेक्शन 483 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 provides the High Court and Court of Session special powers to grant bail similar to section 439 in the CRPC. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को CRPC की धारा 439 के समान जमानत देने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ damnum sine injuria mean? Legal injury without damage, damage without legal injury, both damage and injury, or legal action for every harm. damnum sine injuria के सिद्धांत का क्या अर्थ है? क्षति के बिना कानूनी चोट, कानूनी चोट के बिना क्षति,
क्षति और चोट दोनों या फिर हर नुकसान के लिए कानूनी कार्रवाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानूनी चोट के बिना क्षति। Damnation injuria means damage or harm has occurred, but no legal rights have been violated, hence no legal remedy is available. Damnation injuria का अर्थ है कि क्षति या हानि हुई है लेकिन किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए कोई कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, which of the following section of Indian Evidence Act does not deal with criminal matters? Section 25, Section 23, Section 53 और Section 30। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? धारा 25, धारा 23, धारा 53 या फिर धारा 30। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 23। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 23। Section 23 of the Indian Evidence Act states that in civil cases no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 में कहा गया है कि सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति प्रासंगिक नहीं है यदि वह या तो इस स्पष्ट शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए या ऐसी परिस्थितियों में की गई हो जिनसे न्यायालय यह अनुमान लगा सके कि पक्षकारों ने आपस में सहमति व्यक्त की है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन। According to clause 1 of Article 25 of the Indian Constitution, the freedom of religion is subject to the interest of dash, public order, morality, health और all of the above। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 1 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता डैश के हित के अधीन है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य या फिर उपरोक्त सभी। Send the answer of this question in the comment section. Thanks for watching. इसका उत्तर हमें comment section में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।